हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम फटाफट जो हमने कल पढ़ा था ना उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने कल? कल तो हमने मैम बस ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। क्या मतलब है ऑपरेशन मैनेजमेंट का? ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है उसे मैनेज करने को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और ये मैनेज कौन करता है? जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंस कौन देखता है? फाइनेंस मैनेजर होता है। अकाउंट्स कौन देखता है? अकाउंटेंट होता है। उसी तरह से ऑपरेशंस को मैनेज कौन करेगा? ऑपरेशनल मैनेजर मैनेज करेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेशन मैनेजर होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी वर्किंग को मैनेज करता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देन हमने देखा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में यानी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में क्या क्या मेजर स्टेप्स आ सकते हैं। तो हमने एग्जांपल ली थी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज रह सकती हैं। ये हमने देखी थी एक्टिविटीज जो कि स्टार्ट होती है प्लानिंग से। ऑपरेशंस मैनेजमेंट कभी भी रॉ मटेरियल एक्वायर करने से स्टार्ट नहीं होता है। मैंने क्या बोला था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हर वर्किंग में लगेगा। जो भी काम आप मैनेज कर रहे हो उसे वहीं पे तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट लग जाएगा। इसीलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टार्ट होती है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है हमेशा। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। देन हमने सारी एक्टिविटीज देखी थी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रह सकती हैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमने देखा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रोडक्ट सेंट्रिक भी है एंड सर्विस सेंट्रिक भी है। जरूरी नहीं है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिर्फ वहीं पे ऑपरेशन मैनेजमेंट लगेगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला था? जहां भी काम हो रहा है उस काम को मैनेज करना पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी कोई काम हो रहा है, उसे भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है, सर्विस सेंट्रिक भी है। देन हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। देन हमने सर्विस सेंट्रिक की कुछ एग्जांपल्स देखी थी और यहाँ पे हमने अपनी कल वाली क्लास खत्म कर ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब कि एक ऑपरेशन मैनेजर का क्या गोल रहता है? उसका मेन गोल रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपका मेन गोल क्या रहेगा कि आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहे और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो, आपका कुछ वेस्टेज ना हो, लॉस ना हो, और उसी के साथ आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहे। क्योंकि कस्टमर ज्यादा किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी सर्विस लेंगे वो, और आपको प्रॉफिट होगा। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है, आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगा, तो पूरा इतना सामान बनाने का क्या फायदा? तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो आपका रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एंड सेकंड वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आपके रिसोर्सेज ही वेस्ट जा रहे हैं, मैं अगर सोचो ये मैं बोतल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, ये दिखेगी नहीं ना, ये सोचो ये मैं फोन बना रही हूँ अगर, तो मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। कस्टमर को अगर मेरा फोन पसंद आएगा ना तो ही मुझे फायदा है। सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि फोन बनाने में मेरे रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो, मेरी जो कॉस्ट है वो कम लगे, वेस्टेज कम हो, क्योंकि कस्टमर ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं पे करेगा। ठीक है, तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो क्या रहते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब देखो कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर को क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या मांग रहा है? अगर आप कोई सामान बना के उसे दे रहे हो, लेट्स से अगर मैं उसे स्मार्टफोन बना के दे रही हूँ, तो वो मुझसे क्या मांग रहा है, क्या चाहता है वो मेरे से? कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे राइट थिंग मिले, राइट टाइम पे मिले और राइट कॉस्ट पे मिले। ये तीन डिमांड रहती है कस्टमर की। सबसे पहले मुझे राइट थिंग मिले, राइट टाइम पे मिले एंड राइट कॉस्ट पे मिले। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट में जा रहे हो, लेट्स से आपको शूज चाहिए। ठीक है, अब आप मार्केट में जा रहे हो, दुकान पे जाओगे, आप दुकान वाले को बोलोगे कि भैया मुझे शूज दिखा दो। अब आपको शूज ही चाहिए, अगर वो दुकानदार आपको लाके सैंडल्स दिखाएगा, सैंडल्स किसी काम की है? नहीं, क्योंकि आपको चाहिए शूज, तो उस दुकानदार को चाहिए कि वो आपको शूज दिखाए। तो कस्टमर को राइट थिंग दो सबसे पहले। सेकंड, अगर आपको वो शूज पसंद आ गई, सेकंड आप थिंक क्या सोचोगे कि मुझे ये शूज इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाए, ज्यादा महंगे ना हो ये शूज मेरे लिए। अगर ये शूज आपको
2000 में चाहिए, अगर वो आपको दुकानदार 4-5 हजार कॉस्ट लगाएगा तो आप वो शूज नहीं लोगे, वो प्रोडक्ट नहीं लोगे। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको राइट थिंग मिल जाए। फिर आप देखते हो कि मुझे वो जो चीज है वो सही प्राइस पे मिल जाए। एंड थर्ड थिंग आप देखते हो कि आपको सही टाइम पे मिल जाए। मेरी कल मीटिंग है इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं शूज लेके जा रही हूँ, फॉर्मल शूज लेके जा रही हूँ। अगर वो दुकानदार बोल देगा कि मैडम अभी ये शूज नहीं मिल सकते, आपको 3-4 दिन बाद मिलेंगे, तो क्या आप लोगे? नहीं, क्योंकि आपको शूज वो कल चाहिए। तो इसलिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है टू प्रोवाइड राइट थिंग एट राइट कॉस्ट एंड एट राइट टाइम टू द कस्टमर। ये मेजर 3 थिंग रहती है हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। ठीक है। अब ये 3 चीजों को, राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड राइट प्राइस को, हम 4 सिनेरियोज में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई एंड सर्विस में। 4 सेक्टर्स रहते हैं हमारे, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता है, एक सर्विस सेक्टर रहता है, सप्लाई सेक्टर रहता है एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर रहता है। इन 4 सेक्टर में ये 4 चीजें क्या रोल प्ले करती है, ये हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि, अब देखो, अगर आप दुकान पे जा रहे हो तो प्राइमरी कंसिडरेशन आपकी क्या रहती है? सबसे पहले आप क्या चाहते हो? कि आपको सामान सही मिले, है ना? जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली शूज की, तो सबसे पहले आप दुकान पे जाओगे, आप देखोगे कि आपको सामान मिल जाए, या सबसे पहले आप ये देखोगे कि मुझे कम प्राइस में मिल जाए? नहीं ना, पहले यही देखोगे कि मुझे यहाँ से सामान तो मिले। अब मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाके शूज मांगूंगी, ऐसे थोड़ी होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे सामान मिल जाए वहां से। फिर मेरी कंसिडरेशन रहेगी कॉस्ट एंड टाइम की। तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रहती है? राइट थिंग। कस्टमर की प्राइमरी कंसिडरेशन होती है राइट थिंग। देन सेकेंडरी कंसिडरेशन होती है टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है। अब इसी को ही हम आगे अपने 4 सेक्टर्स में पढ़ेंगे, 4 सिनेरियोज में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, उस केस में आपकी प्राइम कस्टमर को देने के लिए प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रहेगी कस्टमर्स की, एंड अदर कंसिडरेशन क्या रहेगी? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हूँ, मैं स्मार्टफोन बना रही हूँ, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रहेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए? कस्टमर्स को क्या चाहिए? सबसे मेन थिंग क्या रहेगी? कि मैं उसे सही फोन बना के दूं, राइट थिंग दूं उसे मैं। उसने जो स्पेसिफिकेशन मांगी है, मैं उस स्पेसिफिकेशन का फोन दूं। अगर मेरे को कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे एक ऐसा फोन चाहिए जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, एज वेल एज उसमें स्टोरेज बहुत अच्छी हो, कस्टमर आके मेरे को अगर ये बोले, तो मेरी प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगी कि सबसे पहले मैं उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी रखूं एंड उसकी स्टोरेज अच्छी रखूं। जैसी कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन बोली है वैसा उसे प्रोडक्ट दूं। जैसे मैंने शूज वाली अगर एग्जांपल ली थी, तो अगर कस्टमर ने शूज मांगा है तो मैं उसे शूज दूं, सैंडल ना दिखाऊं। ठीक है। देन मेरी कंसिडरेशन रहेगी कि मैं उसे ये जो उसने प्रोडक्ट मांगा है ये सही कॉस्ट पे दूं। फिर उसके बाद रहेगा कि उसे मैं सही टाइम पे डिलीवर कर दूं, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा दूं। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर प्राइमरी कंसिडरेशन देखें, तो गुड्स ऑफ अ गिवन एंड एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। आपको ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो कस्टमर चाहता है, जैसी स्पेसिफिकेशन उसने बोल के दी है। गिवन स्पेसिफिकेशन मतलब अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उसे वही प्रोडक्ट दो। अगर कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की है, डिस्क्राइब नहीं की है, तो उस केस में आप उसे एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशंस वाला प्रोडक्ट दो। अब कस्टमर ने आके मुझे बोला कि मुझे अच्छी स्टोरेज वाला, अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला फोन चाहिए, तो मैं उसे वैसा वाला फोन दिखाऊंगी। अगर मुझे कस्टमर आके सिर्फ इतना बोल दे कि मैम फोन दिखा दो, तो मैं ये नहीं है उसे कोई भी खराब पीस उठा के दिखा दूंगी। एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन वाला मैं उसे फोन दिखाऊंगी, पर अच्छा फोन दिखाऊंगी, खराब पीस, डिफेक्टिव पीस उठा के नहीं दिखा दूंगी उसे। ठीक है। अगर कस्टमर स्पेसिफाई कर अपनी स्पेसिफिकेशन को, तो उसे गिवन स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट दो। अगर कस्टमर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो उसे एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट दो। सेकेंड थिंग आपको क्या देखनी है? कॉस्ट। जो आपकी कॉस्ट है वो भी सही होनी चाहिए, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये फोन मैं 4-5 लाख में बेचूंगी तो कौन खरीदेगा? कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा इस फोन से।
ठीक है। तो सेकंड कंसिडरेशन आपकी रहेगी कि आपको कॉस्ट देखनी है, अच्छी कॉस्ट पे आपको सही सही क्वालिटी की चीज सही कॉस्ट पे आपको देनी है, एक्सेसिव कॉस्ट चार्ज नहीं करनी है। देन टाइमिंग, आपका जो डिलीवरी टाइम है, डिलीवरी डिले फ्रॉम ऑर्डरिंग टाइम। जब कस्टमर ने आके मुझे ऑर्डर किया, कस्टमर आज दुकान पे आया, उसने बोला कि मेरे को ये फोन चाहिए, मैंने कहा ठीक है, उसने ऑर्डर बुक कर दिया। अब मैं ये फोन उसे डिलीवर करूंगी, तो जब वो ऑर्डरिंग टाइम है, जिस टाइम उसने ऑर्डर किया उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग टाइम, और जब ये फोन मेरी दुकान से निकल के कस्टमर के घर तक जाएगा उसे हम कहते हैं डिलीवरी टाइम। इस ऑर्डरिंग टाइम और डिलीवरी टाइम में ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल डिले होना चाहिए। ठीक है। ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप कैसे दे सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम देखते हैं सप्लाई सेक्टर में। सप्लाई सेक्टर क्या होता है? अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मैं प्रोड्यूस करूंगी एंड देन कस्टमर तक पहुंचाऊंगी। सप्लाई में आप रिटेल सेक्टर समझ सकते हो, मैं बना बनाया लेके आऊंगी, देन कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी, वो होता है आपका सप्लाई सेक्टर। अब सप्लाई सेक्टर में आपकी प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रहेगी? आपको गिवन एंड एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट देना है। ठीक है। अब कस्टमर आके बोल रहा है कि मेरे को इस बार एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को कॉपी चाहिए, मेरे को ऐसी कॉपी चाहिए जिसमें 500 पेजेस हो एंड अनरूल्ड कॉपी हो, मतलब ब्लैंक पेजेस होते हैं ना, जो वो वाली कॉपी हो। तो देन मैं उसे 500 पेजेस वाली ही कॉपी दूं, और जो ब्लैंक पेजेस है वही कॉपी दूं। ये नहीं है मैं उसे 400 पेजेस वाली कॉपी पकड़ा दूंगी। जो स्पेसिफिकेशन उसने बोली है वही स्पेसिफिकेशन का मुझे उसे प्रोडक्ट देना है। प्राइमरी कंसिडरेशन मेरी ये रहेगी। ठीक है। देन सेकेंडरी कंसिडरेशन में क्या है कि मेरी अगेन कॉस्ट एंड टाइम। सही कॉस्ट पे मैं उसे कॉपी दूं, ज्यादा कॉस्ट ना चार्ज दूं, जितना उसके चार्जेस बनते हैं उतनी कॉस्ट पे उसे वो कॉपी प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि आजकल मॉडर्न एरा में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप पहले मोनोपोली ज्यादा थी, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप हाई प्राइस चार्ज करोगे ना तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो सेल ही नहीं होगा, कस्टमर से लेंगे नहीं, क्योंकि उसे कम प्राइस में कहीं और पे मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो आपको जो कॉस्ट है वो भी सही लगानी है, एक्सेप्टेबल कॉस्ट लगानी है। एंड देन थर्ड वन इज टाइम। अगर मैं उसे कॉपी सही टाइम पे नहीं डिलीवर कर रही हूँ, जब उसने बोला तब मैंने उसे कॉपी नहीं दी, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कॉपी नहीं दी, तो वो किसी दूसरी शॉप पे चली जाएगा, कस्टमर कहीं और से कॉपी ले लेगा, मेरा नुकसान है, उसमें कस्टमर का कुछ नहीं जा रहा है। तो मुझे कॉस्ट एंड टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्टर में अगर देखें सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में प्राइमरी कंसिडरेशन तो वही रहेगी कि जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, जो ट्रीटमेंट दे रही हूँ। अब सर्विस सर्विस सेक्टर में आप मेरी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं कोई गुड्स तो नहीं दे रही हूँ ना आपको, मैं सर्विस दे रही हूँ, टीचिंग सर्विस दे रही हूँ। तो इस केस में जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो सही पढ़ाना चाहिए ना मुझे। मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मेरा टीचिंग स्टाइल मतलब कि जैसा आप चाह रहे हो पढ़ना, मैं ऐसे नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से सब आपको रीड कर करके पढ़ा दूं। अगर रीड कर करके पढ़ना होता तो मॉड्यूल से ना पढ़ लेते। हमें समझना है कि उसमें क्या लिखा है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीकेशन रहेगा, इसलिए हम क्लास लेने आए हैं। तो हमें क्लास में मटेरियल भी ऐसा मिलना चाहिए, हमें सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके चाहिए। तो जैसा आपने बोला है वैसा मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, वैसे पढ़ाना चाहिए मुझे। वो होती है मेरी प्राइमरी कंसिडरेशन सर्विस सेक्टर में। सेकेंडरी कंसिडरेशन अगेन कॉस्ट एंड टाइमिंग। कॉस्ट, अच्छा प्राइस में मेरे को ये क्लास मिल जाए। अगर मैं इस क्लास का प्राइस 10,000 15,000 चार्ज करूंगी तो कोई भी ये क्लास नहीं लेगा। इतना हाई प्राइस बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं होगी ये क्लास। अगर यही क्लास 3,000 4,000 में मिल जाए तो मेरे को मेरे जो मैंने स्पेसिफिकेशन बोली है, कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन बोली है, उस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट राइट प्राइस में मिल रहा है। एंड थर्ड वन इज टाइमिंग। अब ये कोर्स मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर कवर करना है, क्योंकि 6 महीने में हमारा पेपर है। हमें रेगुलर कोर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लेने हैं, रिविजन्स देनी है। तो अगर मैं पूरे 5 महीने ही पढ़ाती रहूंगी, रेगुलर क्लास पढ़ाती रहूंगी, तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए एक तो ये हो गया आपका टाइम, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो टाइम एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 महीने में रेगुलर पढ़ाती ही रहूं। सेकेंड, आप टाइम में ले सकते हो जब आपने क्लास परचेज की। आज आपने क्लास परचेज की है 15 को, देन अगर वो क्लास आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को जाके मिल रही है तो कितना डिले टाइम है? 15 डेज आपका वेस्ट जा रहा है। ये एक्सेप्टेबल टाइम नहीं है। तो आपको जो डिलीवरी टाइम है वो भी एक्सेप्टेबल रहना चाहिए। एंड द लास्ट सेक्टर इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर।
ट्रांसपोर्ट मतलब कि अब आपने क्लासेस परचेज किए हैं, आप तक बुक्स भी जाएंगी। जो बुक्स जाएंगी वो बुक्स का डिलीवरी टाइम क्या रहेगा? आज आपने वो बुक्स का ऑर्डर ऑर्डर दिया है, अब वो बुक्स आप तक जब जितनी पहुंचेगी उसका डिलीवरी टाइम, पहले टाइम का बता रही हूँ, उधर कंसिडरेशन का, कि उसका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा। आज ऑर्डर करने पे आप तक बुक पहुंचेगी, उसका डिलीवरी टाइम सही होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन कॉस्ट उसकी कितनी होनी चाहिए? मैं अपना आपको, आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, आपको मैं बुक्स भेजूंगी तो मुझे वो कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, है ना। मैं ट्रांसपोर्ट जो भी करते हैं, डीटीडीसी वाले हो गए या फिर जितने भी होते हैं, ई कार्ड समथिंग ऐसे होते हैं ना, अगर मैं उनके पास जाके बोल रही हूँ, वो बोलेंगे एक बुक डिलीवर करने का 200 रुपीज चार्ज है, तो बिल्कुल भी कॉस्ट सही नहीं है। मैं तो कभी भी नहीं उनके पास जाऊंगी, क्योंकि बुक बनाने में इतना पैसा नहीं लगा जितना डिलीवरी में पैसा लग जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट लग जाएगी। तो एक तो आपका डिलीवरी टाइम सही होना चाहिए, सेकंड आपकी कॉस्ट सही होनी चाहिए, एंड मेन कंसिडरेशन इज जो आप सर्विस दे रहे हो ट्रांसपोर्ट की, वो गिवन एंड एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो बुक्स हैं ये बच्चों तक एकदम सही सलामत नई पैक की पैक पहुंच जानी चाहिए, तो वो वैसी ही पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ते में बुक्स फट के जा रही हैं। ये तो चलो बुक्स की एग्जाम्पल थी। अगर मैं कोई कांच का सामान भेज रही हूँ, ग्लास का सामान है, तो मैं अगर बोल रही हूँ कि ग्लास का सामान ऐसे बहुत ध्यान से भेजना, बीच में रास्ते में टूटना नहीं चाहिए, तो उन्हें वो उतनी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। वो बॉक्स में थर्मोकॉल लगाते हैं ना, साथ में स्पंज वगैरह लगाते हैं, थर्मोकॉल लगाते हैं, ताकि कांच का सामान टूटे ना। अगर बॉक्स फेंको भी तो वो कांच का सामान टूटे ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कांच का सामान है, इसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उन्हें उन्हें इसे ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमें ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देनी है कस्टमर को कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो, उसकी नीड्स फुलफिल हो जाए, उसकी वांट्स फुलफिल हो जाए। एंड द सेकेंड वन इज हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो, हमारी वेस्टेज ना हो। ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की ही एग्जांपल लें, तो कस्टमर चाहेगा कि मुझे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन मिले, जिसमें मुझे कैमरा अच्छा क्वालिटी का मिल जाए, स्टोरेज अच्छी मिल जाए, स्पीकर साउंड सिस्टम सब बहुत अच्छा हो। कस्टमर ये चाहेगा। और मैं क्या चाहूंगी कि जो मेरा, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ उसमें मेरा रिसोर्स अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाए, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। अगर मेरी मशीन्स में से कुछ स्लॉट निकल रहा है, तो मैं चाहूंगी मशीन की जितनी कैपेसिटी है ना, एक बार में उतना स्लॉट निकल जाए। अगर मेरे वर्कर्स मेरे पास हैं, वो जो फोन है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मेरे पास वर्कर्स हैं, तो मेरा एम होगा कि वो पूरे के पूरे वर्कर्स को मैं यूटिलाइज करूं। ऐसा ना हो एक दो वर्कर वेला बैठा रहे, मैं उसे फ्री की सैलरी दे दूं। ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका कंसिडरेशन रहेगा customer utilization, and the second one is customer satisfaction, and the second one is resource utilization। आपके रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो, कोई वेस्टेज ना हो, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगी, कॉस्ट कम लगेगी। कॉस्ट कम लगेगी तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। Another major objective is to utilize the resources for the satisfaction of the customer wants effectively. That is, customer service must be provided with the achievement of effective operations through efficient use of resources. Inefficient use of resources or inadequate customer service lead to commercial failure. अगर मेरा इनएडुकेट रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन होगा, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे, तो क्या होगा? मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नीचे जाएगी, और अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नीचे गई तो मेरा बिजनेस गया। ठीक है। तो इसलिए दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मैक्सिमम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये दोनों अचीव होने चाहिए, तभी मेरा बिजनेस इस कॉम्पिटिटिव एरा में सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आप एक चीज को मैक्सिमम करने की कोशिश करो, दो ऑब्जेक्टिव है ना मेरे पास, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आप सोचो कि मैं अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है, तो इस केस में जो आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ना, ये नीचे रह जाएगा। कैसे मैम? अब कस्टमर को क्या चाहिए? हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस पे मिल जाए, यही चाहिए ना कस्टमर को। तो कस्टमर क्या चाहेगा कि जो फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, मुझे आईफोन जैसी फीचर्स, आईफोन जैसी क्वालिटीज सब कुछ
सैमसंग के फोन में मिल जाए, एंड्रॉइड फोन में मिल जाए, ठीक है, मतलब 20-30 हजार में मिल जाए। जो आईफोन 2-3 लाख का बिक रहा है, वैसे फीचर्स वैसे क्वालिटीज मेरे को 20-30 हजार के फोन में मिल जाए, कस्टमर तो तभी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगा, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगी। बट मैं ऐसा नहीं ना कर सकती, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे जो रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मैं इतना अपना कॉस्ट लगा के, मेरा वो जो फोन है वो ही 50-60 हजार का बन रहा होगा, मैं उसे 30 हजार में मार्केट में बेच दूंगी तो मेरा नुकसान है। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्टिव आप हाई करने की कोशिश करोगे ना, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका नीचे चला जाएगा। अगर वही मैं अब एग्जांपल हूँ कि अगर मैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन हाई करने की कोशिश करूँ, मैं सोचूं कि मैं अपने ना रिसोर्स इतने अच्छे से यूटिलाइज करूं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, मैं जो फोन बना रही हूँ ना, स्मार्टफोन बना रही हूँ, उसमें मैं क्या करूंगी, उसकी थोड़ी कैमरा क्वालिटी कम कर दूंगी, उसमें स्टोरेज थोड़ी सी कम कर दूंगी, उसके बाकी फीचर्स बाद में जाके वो हैंग करेगा ऐसा कर दूंगी, मतलब फीचर्स सारे उसमें कम करती रहूंगी, कम से कम मैं अपने रिसोर्सेज यूज करूंगी। कुछ अगर मेरा मदरबोर्ड का ऐसा है कि कुछ थोड़ा सा खराब हो गया, मैं फिर भी उसे यूज कर लूंगी कि वेस्टेज ना हो। तो इस केस में वो फोन बाद में जाके खराब करेगा, एक दो महीना ही चलेगा, मैक्सिमम 1-2 महीना चलेगा। तो मेरे रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गए, बट जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है ना, वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैम अब फिर हम क्या करें, दोनों में से किसे ऊपर लेके जाएं, कैसे अचीव करें, क्योंकि एक ऊपर गया तो नीचे दूसरा, नीचे दूसरा ऊपर गया तो पहला वाला नीचे। इसीलिए आपको दोनों ऑब्जेक्टिव को साइमल्टेनियसली लेके चलना होता है, दोनों को इक्वल इक्वल एज पे लेके चलना होता है, किसी को भी ज्यादा हाई करने की कोशिश ना करो, नहीं तो दूसरा वाला आपका नुकसान देगा। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्टिव को आपको इक्वली लेके चलना होता है, मैक्सिमम करने की कोशिश करनी होती है दोनों को। An improvement in one will often give rise to deterioration in other. Often both cannot be maximized, and hence a satisfactory performance must be achieved on both the objective. समझ आया? ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट के? बहुत सिंपल है, आप तो याद ही होंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया, है ना। देखो, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, ये सब हम फर्स्ट क्लास में समझ के आए, और इतने अच्छे से समझ के आए ना एग्जाम्पल ले लेके, हमारा वहीं पे पूरा स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। स्कोप मतलब क्या बेटा, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो हमने पूरा तो देख लिया कहाँ पे अप्लाई होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। तो कल की क्लास में हमारा एक और टॉपिक कवर हो गया था, दैट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन का क्या मतलब है, कि हमारी मॉडर्न ऑपरेशन मतलब क्या, जो आजकल ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन मतलब क्या, जो काम चल रहे हैं ना, जो आजकल ऑपरेशन चल रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटे, ऑपरेशंस पहले भी होते थे, ऑपरेशंस आज भी होते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पहले भी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग आज भी हो रही है, सर्विसेज पहले भी दी जाती थी, सर्विसेज आज भी दी जा रही है, सारा बिजनेस सारा काम पहले भी होता था, वो आज भी हो रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं जो आज ऑपरेशन चल रहे हैं ना, आज की जो मैन्युफैक्चरिंग है, आज की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मॉडर्न फंक्शंस के? चार characteristics हैं। First one is manufacturing as a competitive advantage. Second one is service orientation. Third, disappearance or smoke sticks. And fourth one is small has become beautiful. सबसे पहले हम अपना पहला characteristics पढ़ते हैं मॉडर्न ऑपरेशन का, that is manufacturing as competitive advantage. अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो बड़ा अच्छा डायलॉग सा लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मतलब क्या है? अब देखो बेटे, जैसे मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग पहले भी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग आज भी हो रही है, बट पहले और आज में डिफरेंस देखना कितना ज्यादा है। अब फोन की ही एग्जांपल लें, तो पहले क्या होता था, वो बटन वाले फोन आते थे ना, इतने से ऐसे बटन बने होते थे, उस पे छोटे से नोकिया के फोन आते थे। फोन तो आज भी आ रहे हैं, कितना डिफरेंस आ चुका है फोन में। पहले क्या था कि हमारे पास ना डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट सप्लाई कम थी।
डिमांड सप्लाई समझते हो ना, कस्टमर्स की डिमांड थी, हमें फोन चाहिए फोन चाहिए, बट सप्लाई इतनी कम थी। कोई कोई ब्रांड था फोन बनाने वाला हमारे पास, जैसे नोकिया था हमारे पास। तो जैसे जो फोन वो प्रोड्यूस कर रहा था ना नोकिया, वही फोन बिक रहा था मार्केट में। अगर वो डब्बा सा फोन बना रहा था ना, वो छोटा सा बटनों वाला, तो वही बिक रहा था मार्केट में। अब क्या हो गया है, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो गई है ना। पहले हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, तो जैसे तैसे करके जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे ना, जहां से जो रिसोर्स मिल रहा है उठा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा तैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, और कस्टमर्स उससे खरीद भी रहे हैं। क्योंकि डिमांड है ना, सप्लाई है नहीं है। अगर मार्केट में वही प्रोडक्ट है तो हमें लेना पड़ेगा। अब क्या हो गया है, अब हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज इंक्रीज हो गई है, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, हम थोड़े समझदार हो गए हैं। तो अभी जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो हम पूरा दिमाग लगा के प्रोडक्ट बनाते हैं, अपन अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अभी जैसे सैमसंग है, आप और भी देख लो, फोन के ब्रांड रहते हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, अलग अलग तरह के ब्रांड्स रहते हैं ना आपके पास, रेडमी हो गया, ये सारे ब्रांड हैं। अब ये सब फोन बना रहे हैं, तो सबका मोटिव रहता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिके। तो वो क्या करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिनसे उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो। सेकंड, वो अपने प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशंस अच्छी देते हैं, फीचर्स अच्छे देते हैं वो अपने प्रोडक्ट में। सब ट्राई करेंगे मेरे प्रोडक्ट में ये अलग फीचर मिल जाए, मेरे प्रोडक्ट में ये अलग फीचर मिल जाए, और कम कॉस्ट पे मिल जाए। कंपटीशन बहुत हो गया, तो वही ये बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, अब आपका वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया है। मतलब अब सब मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो वो आप अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। देखो, in past, production was considered to be like any other function in the organization. पहले नॉर्मल फंक्शन की तरह होता था, जो हमारी प्रोडक्शन होती थी ना, नॉर्मल चलती थी। डिमांड was high and production capacities were inadequate, and companies would somehow muster all inputs and use them to produce goods. कंपनीज क्या करती थी, जहां से भी उसे रिसोर्स मिल रहा है, कहीं से उसे कुछ मिल रहा है, कहीं से जो से भी है ना, उसे जोड़ जाड़ के जैसा तैसा प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देती थी, और उनका प्रोडक्ट बिक भी जाता था। कहाँ गए हम, which would be grabbed by the market, ठीक है। but today's scenario is changed, आज का scenario पूरा change हो चुका है। nowadays plant have excess capacities, competition is mounting, and firms look to gain competitive advantage to survive and succeed। अब जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज है वो अच्छी हो चुकी है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। तो जो कंसर्न्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लेती है। मतलब कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करेंगे, हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि हम अच्छे फीचर्स लेके आ रहे हैं और कम कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा। अगर सैमसंग वाले ऐसा करते हैं कि कम कॉस्ट पे ज्यादा अच्छी आपको फीचर्स दे दें, तो आपका सैमसंग की लीड हो जाएगी मार्केट में, वो ज्यादा बिकेगा एज कम्पेयर टू रेडमी। ठीक है, तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आजकल उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया जा रहा है। समझ आ रहा है। और इसके लिए वेरियस वेरियस टेक्निक्स यूज होती है, जो कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। मैम आपने हमें बता दिया ना कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज हो रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी निकले। तो वो कोई टेक्निक्स यूज होंगी ना उसके लिए, तो वो जो टेक्निक्स रहती है वो हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस, पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा थी, आजकल सर्विस सेक्टर भी बहुत ग्रो कर रहा है। पहले सर्विस सेक्टर ने इतना ग्रो नहीं किया हुआ था, आजकल बहुत ग्रो कर लिया। सर्विस सेक्टर में भी आपको बहुत ग्रोथ दिखेगी, बहुत मतलब बहुत बड़ा मार्केट है सर्विस सेक्टर का भी। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ। तो अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, आजकल के ऑपरेशंस में सर्विसेज पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। आप अगर अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, तो सर्विस का भी 50% कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि आजकल ऑपरेशंस में सर्विस का भी बहुत बड़ा रोल है, तो हमें अपने सर्विसेज पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अब सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, मतलब हम सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं। अभी मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, फोन बेच रही हूँ, तो वो फोन दिख रहा है, उसकी क्वालिटीज दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है ना फोन का, उसके फीचर्स वगैरह सब दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है। बट सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, वो दिखती नहीं है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो दिखेगा नहीं। मेरी जो
पढ़ाने की क्वालिटी है वो आप फील कर पाओगे, सेंस कर पाओगे। अगर आपको समझ आ रहा है मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, तो उसी को ध्यान में रख के हमें अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब किसी को दिखेगा नहीं, जो मैं बोल रही हूँ ना वो किसी को दिखेगा नहीं। अगर कोई मेरी क्लास आके देखेगा उसे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। तो मुझे वो इंटेंजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। सेकंड जो सर्विसेज होती है वो पेरिशेबल नेचर की होती है। अब जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, 3-4 साल बाद वो मे बी वैलिड ना रहे, सिलेबस बदल जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए जो सर्विसेज रहती है वो पेरिशेबल रहती है, तो हमें उस टाइम फ्रेम के अंदर उन सर्विसेज को डिलीवर कर देना चाहिए। अगर आप एग्जांपल लो इसमें दूसरी, आप अपने जो प्लेन टिकट बुक करवाते हो ना, एयरप्लेन टिकट या बस टिकट की एग्जांपल ले लो, ट्रेन टिकट की एग्जांपल ले लो। चलो, अब मैंने ट्रेन टिकट बुक करवाई है कल की, अगर मैं कल के कल उसे यूज नहीं करूंगी तो वो सर्विस पेरिश हो जाएगी, मेरी सीट पे कोई और बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब सर्विस पेरिशेबल नेचर की होती है। थर्ड एग्जांपल इसमें हम लिखते हैं, डॉक्टर की एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करने पड़ेंगे, इतने से इतने इस कस्टमर से मिलूंगी, इतने से इतने इस कस्टमर से मिलूंगी। अगर मैं ये अपने अपॉइंटमेंट अच्छे से शेड्यूल ना करूं तो मेरे 3-4 कस्टमर चले जाएंगे, वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो सर्विसेज जो है वो पेरिशेबल नेचर की रहती है, हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए सर्विसेज को मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर करना चाहिए। सेकेंड वन इज, जो सर्विसेज आप दे रहे हो ना उसमें आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन रहना चाहिए कस्टमर का एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन रहना चाहिए। अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ये ओएम ग्रुप 2 की क्लासेस में आपको दे रही हूँ, ये सर्विस दे रही हूँ। अब मेरा और आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन रहना चाहिए। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ दे दूंगी, आपने क्लास परचेज की, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल गई, आपको डाउट आ रहा है किससे पूछोगे, आपको बाद में टेस्ट देने हैं, कौन लेगा, मैराथन्स चाहिए आपको, जो आपके रेगुलर रिवीजन्स चाहिए आपको, तो मेरे में और आप में कांस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए। सर्विसेज एक ऐसा नेचर है सर्विसेज का, अगर कस्टमर के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन नहीं करोगे ना तो वो लिंक टूट जाएगा। अब प्रोडक्ट में तो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, तो उसमें इतना कांस्टेंट इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हालांकि उसमें भी जरूरत होती है। अब आप फोन खरीद के लेके आए हो तो आपको चाहिए, आपसे उसके बाद आपका जो कोई भी ग्रीवियंस आ रहा है उसे कोई एड्रेस करे, है ना। तो प्रोडक्ट में भी चाहिए होती है कांस्टेंट इंटरेक्शन, बट सर्विसेज में बहुत ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि सर्विस दिख नहीं रही है। अगर मैं आपको ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगी, आपके डाउट एड्रेस नहीं करूंगी, टेस्ट नहीं लूंगी, मैराथन नहीं लूंगी, रिवीजन नहीं लूंगी, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप आगे किसी को बोलोगे ना कि इनसे क्लास लो, ये अच्छा पढ़ाते हैं। वहीं अगर मैं आपके साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन करूं, मैं आपके डाउट्स टाइम टू टाइम सॉल्व करूं, टेस्ट लेती रहूं, आपसे बार बार आके मिलती रहूं, लाइव मिलती रहूं, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, आप एक लिंक क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो सर्विस में आपको कस्टमर के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन रखना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, नीड टू लोकेट फैसिलिटीज टू सर्व लोकल मार्केट्स। अब सर्विसेज का ऐसा है, जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूज लेवल ऑफ मार्केट को कवर करना है, जरूरी नहीं है। अगर मैं सोचो फिजिकल क्लासेस ले रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक जगह पे एक बार में कितने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा लूं, ठीक है। मतलब कि देखो मैं चाह रही हूँ मैं ओएम पढ़ा लूं, मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ा लूं, एंड नेक्स्ट वन हमारा कौन सा था, कॉस्टिंग पढ़ा लूं, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा लूं, मैं डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा लूं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा लूं, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूं, पॉसिबल नहीं ना हो पाएगा। जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी। वहीं अगर मैं एक ऑपरेशन मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पढ़ाऊं तो उसमें मैं जो स्पेसिफिकेशन दे पाऊंगी आपको, जो उसमें एक्सपर्टीज दे पाऊंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो आपको ह्यूज लेवल कवर करने की जरूरत नहीं है, आप लोकल लेवल पे भी, स्मॉल लेवल पे भी अच्छी सर्विसेज दे सकते हो। नीड टू लोकेट फैसिलिटी टू सर्व लोकल मार्केट्स, अब मतलब कि इसमें है कि आपको अपनी फैसिलिटीज लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए भी लगानी चाहिए। मतलब कि अगर मैं अपनी क्लासेस बहुत हाई प्राइस की रखूं, 10,000 की अपनी प्राइस क्लासेस का प्राइस रखूं, और जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, उन्हें वो क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए मुझे, जब आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए जो आपका लोकल मार्केट है आप उसे भी कवर कर सको, ठीक है। As we stated earlier, service is gaining greater relevance these days. The production system therefore needs to be organized keeping in mind the peculiar requirement of the service component. The entire manufacturing needs to be geared to serve intangible and perishable nature of services. आपको अपनी सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे रखनी है, ध्यान में रखते हुए कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है, पेरिशेबल है, मुझे अपना ज्यादा देर स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ अपनी सर्विसेज को,
constant interaction with clients or customers, small volumes of production to serve local markets, and need to locate facilities to serve local markets. समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट इज डिसअपियरेंस और स्मोक स्टिक्स. अब देखो इसमें देखो एग्जांपल लेते हैं हम. इसमें पहले क्या होता था, जब आप कोई भी ऑफिस में जाओगे ना, अगर आपको देखो आप काम करने जाओगे, वहां पे आपको सोचो आप किसी फैक्ट्री में ही लगे हुए हो, वहां पे आपको सभी तक गंदा गंदा सा दिखेगा, जगह जगह पे जाले लगे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, पानी जहां से पीना वो इतनी गंदी जगह है, कोई भी फैन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपका एग्जॉस्ट होनी जरूरी है, वो नहीं है, तो आपको काम करने का मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा. बट आजकल क्या होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वो वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है. अगर आप जैसे अगर आप आर्टिकल शिफ्ट के लिए भी जाओगे ना, तो आपको आपको ना देखना, आपको एक फॉर्म मिलेगी कि जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल सा रूम टाइप्स है, उसपे टेबल लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है. और वहीं पे आपको दूसरी अगर फॉर्म देखोगे ना, ऐसे शीशे का सब बना हुआ है, ग्लास लगे हैं, अच्छा लग्जरियस उन्होंने मतलब एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, अच्छे अच्छे डेकोरेशन है उनके, जो डेकोर के सामान सारे बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर अच्छे हैं उनके. तो आप कौन सी जगह पे प्रेफर करोगे जाना, ये वाली जगह पे या ये वाली जगह पे? आप इधर जाना ज्यादा प्रेफर करोगे. इसीलिए आजकल आपको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो सही रखनी है, बट उसके साथ आपको जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी सही रखना है. ठीक है. प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड ग्रेजुअल emergence of knowledge based organization have brought total transformation in the production system. Today's factories are aesthetically designed and built environment friendly. In fact, they are homes away from home. अभी तो ये मैंने आपको नॉर्मल ऑफिस की एग्जांपल दी ना, वही अगर आप फैक्ट्रीज की भी एग्जांपल देखोगे ना, पहले अगर आप कोई फैक्ट्री देखते हैं ना, तो वो ऐसी होती है, मतलब बहुत गंदा उसका एनवायरनमेंट रहता है, कोई सफाई नहीं होती है, वर्कर्स को ना जैसे कोई किसी मजदूर को नहीं ट्रीट कर रहा होता वैसे ट्रीट किया जाता है. बट आजकल फैक्ट्रीज की कंडीशन भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको. प्रॉपर वेंटिलेशन लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, एसीज लगे हुए हैं भाई, बैठने की अच्छी अरेंजमेंट है, और पानी ऐसे वो कूलर लगा होता है, उसमें से गर्म पानी निकलता है, नॉर्मल वाटर भी निकलता है, और ठंडा पानी भी निकलता है. सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी गई है. तो ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, इनफैक्ट दे आर होम अवे फ्रॉम होम्स. अगर आप घर पे जा रहे हो, घर पे आपको पूरा कंफर्ट चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आपका घर पे रहने का दिल भी करता है ना. वहीं अगर आप उसे वर्किंग एनवायरनमेंट ही ऐसा दे दो, तो बंदे को होगा चल यार फटाफट ऑफिस चले, काम करके आते हैं. अगर उसे गंदा गंदा सा एनवायरनमेंट दे दो, तो उसको ऑफिस आने का भी दिल नहीं करेगा. रो धो के आ भी जाएगा ना ऑफिस, अच्छे से काम नहीं करेगा. ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी है, इनफैक्ट दे आर होम्स अवे फ्रॉम होम. आपके घर से दूर पे भी आपका एक घर है. ठीक है. ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट है आजकल. स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल. It was E.S. Suchmaker who is in famous book Small is Beautiful opposed giant organization and increased the specification. जो ये सचमेचर था ना, उन्होंने बोला था कि जो स्मॉल है वो भी ब्यूटीफुल हो सकता है. अब पहले क्या था कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, उन्हें बड़ा माना जाता था. मतलब कि अगर मेरी बिल्डिंग बड़ी है, बाहर से देखने में मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बड़ा है, मतलब मेरी फॉर्म मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है. बट उन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि आप जाइंट जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बना लोगे वही अच्छी होगी. स्मॉल भी ब्यूटीफुल होता है. अगर मैं छोटी सी जगह पे, ऐसे मतलब नॉर्मल जगह पे, छोटी नहीं नॉर्मल जगह पे सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की भाई? जरूरत ही नहीं है. तो उन्होंने वही बोला कि स्मॉल हैज बिग, उन्होंने जो जायंट है उसे अपोज किया और बोला कि स्मॉल चीजें भी अच्छी हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती हैं. ठीक है. अगर मेरा काम छोटी मशीन से चल रहा है, तो मैं क्यों इतनी बड़ी मशीन लेके आऊंगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग डालूंगी, पागल थोड़ी हूँ. ठीक है. तो ये थे हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस. जो मॉडर्न ऑपरेशंस है, आजकल जो हमारा प्रोडक्शन है, जो आजकल हमारे ऑपरेशंस चलते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं ये हमने पढ़े. क्या फीचर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, disappearance or smoke stick, and the last one is small has become beautiful. यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं characteristics of modern operation functions. लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसका लास्ट टॉपिक है ये, रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. इसका क्या मतलब है?
आजकल क्या चल रहा है ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, क्या चल रहा है आजकल? यहाँ पे लिख लो हिंदी में रिसेंट ट्रेंड्स का मतलब आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, जो आजकल प्रोडक्शन हो रही है, आजकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनमें क्या चल रहा है आजकल? सब पहला इसमें हमारे पास पॉइंट, इसमें हमारे पास ना कितने पॉइंट है मैंने देखा नहीं, मे बी 10 अराउंड पॉइंट है इसमें हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल मार्केट प्लेस। आजकल जो हमारा बिजनेस है ना वो ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आई है ना, तो उसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस पहुंच चुका है, मतलब ग्लोबली अब हम बिजनेस कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ जो लोकली हम बिजनेस कर पाते थे, है ना, नॉर्मल बिजनेस होता था। अगर पहले की बात करें, अगर कोई शॉप है तो वो लोकली सिर्फ सर्व कर पाती थी, ज्यादा से ज्यादा है अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकता था। आजकल बिजनेस ग्लोबल हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल मार्केट प्लेस। Globalization of business has compelled many manufacturing firms, यहाँ पे firms आएगा, to have operations in many countries where they have certain economic advantage. This has resulted in a steep increase in the level of competition among manufacturing firms. अब क्या हो चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारे बिजनेस है ना वो ग्लोबल हो चुके हैं। अब ग्लोबल होने से क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, हम लोकली सर्व कर पा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सर्व कर पा रहे थे, कंपटीशन कम था। अब क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। अब अगर आपको अपना बिजनेस बाहर लेके जाना है तो आपको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी ताकि आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो, क्योंकि सामान बाहर जाएगा भी, तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी कि आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो, तभी आप ग्लोबली मार्केट प्लेस में सरवाइव कर पाओगे। समझे? ठीक है, तो वो वही बोल रहे हैं, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पढ़ा था ना, इसमें ग्लोबल मार्केट प्लेस है आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब अगर आप एप्पल को देख लो, है ना, एप्पल कंपनी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो उससे उसको फायदा भी हो रहा है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ऑल ओवर द मार्केट। अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे अपनी टेक्नोलॉजीज टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड सरवाइव करना है तो आपकी कॉस्ट कम होना बहुत जरूरी है और क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। तो अगर आपका प्रोडक्शन इतना हाई लेवल पे होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अगर मैंने कोई मशीन लगा रखी है, उसका बिल तो उतना जाएगा ना बच्चे। देखो अगर एग्जांपल देखें, मैंने जो मशीन लगा रखी है उसमें से उसकी अगर मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है, बट मेरी डिमांड है ही सिर्फ 50 यूनिट्स की, तो मैं सिर्फ 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी, कॉस्ट तो मेरी उतनी लगेगी। बट वहीं अगर मुझे ग्लोबल मार्केट प्लेस मिल जाएगी तो मैं पूरी 100 की 100 यूनिट्स अपनी मशीन में से निकाल पाऊंगी और मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। समझे? तो आजकल जो हमारे ऑपरेशंस है, हमारी प्रोडक्शन, हमारा बिजनेस है वो ग्लोबली चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको अपने ऑपरेशंस में ओवरऑल, पूरे ऑपरेशंस में, सारे ऑपरेशंस में स्टार्टिंग टू एंड आपको इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, पूरा चैप्टर है उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि आपको अपने सारे ऑपरेशंस में स्क्रैच से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको इंप्रूवमेंट लेके आनी है, वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। टॉप लेवल से लेके फ्रंट लाइन तक, मतलब आपके वर्कर्स तक, जो टॉप लेवल है वहां से लेके वर्कर्स तक आप इंप्रूवमेंट्स लेके आते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो, उसे हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Total quality management approach has been adopted by many firms to achieve customer satisfaction by never-ending quest for improving the quantity of, सॉरी यहाँ पे क्वालिटी आएगा, क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाते हो, क्वालिटी इंक्रीज करते हो, आप उसमें इंप्रूवमेंट्स लेके आते हो। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। इसे हम एजाइल मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसे हाईलाइट कर लेना, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
इसमें क्या बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, आजकल के जो आपके ऑपरेशंस है, जो आपकी प्रोडक्शन है, वो आपकी फ्लेक्सिबल होती है। अब देखो, मैं अब जैसे कोरोना का टाइम आया था, पहले फिजिकली सब पढ़ाते थे, इतना ऑनलाइन नहीं था ना, बच्चे जाके पढ़ते थे, ऑनलाइन का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। बट जब कोरोना आया, तब आपको उसे अडेप्ट करना पड़ा, इन चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ा। जो तो टीचर्स ऑनलाइन आगे पढ़ाने के लिए बच गए, अब बच्चा फिजिकली जाके पढ़ना ही नहीं चाहता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हम क्यों जाए। ठीक है, तो जो टीचर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ा सके वो तो गए, डूब गए, बिजनेस खत्म हो गया उनका। तो कह रहे हैं कि जो आपका बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आजकल जो बिजनेसेस है, जो ऑपरेशंस है, वो फ्लेक्सिबल है। हमें डिमांड के अकॉर्डिंग खुद के ऑपरेशंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा न्यू एनवायरमेंट को। अब इसमें आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो ज़ारा की। फैशन तो रातों रात बदलता है ना, फैशन बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आज आपने कुछ पहना हुआ है, कल कुछ किसी और ही चीज का फैशन हो जाएगा। तो ज़ारा उस फैशन को अडॉप्ट कर लेती है, जैसे फैशन बदलते हैं वो उसी तरह से प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो आजकल ऑपरेशंस हैं, वो जो आपकी प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबल है। ability to adapt quickly to changes in the volume of demand, in the product mix demand and in the product design। प्रोडक्ट डिजाइन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कि आप उसको डिजाइन को अडेप्ट कर सको, चेंजेस कर सको। ये नहीं है मैं कि एक ऐसी मशीन डालूं जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टाइप का, अगर मैं ऐसी मशीन डालूं जो सिर्फ, जैसे ये देखो इसके ऊपर कढ़ाई हुई है ना, अगर मैं ऐसी मशीन डालूं जो सिर्फ धागे के साथ कढ़ाई वाले सूट बना सके, बाद में इसका फैशन चला जाए, लोग प्रिंटेड सूट डालने शुरू हो जाए, फिर मुझे वो पूरी मशीन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसी रखनी है कि जब अगर कोई चेंजेस आए तो मैं उसे इजीली अडॉप्ट कर सकूं। Has become a major competitive strategy and a competitive advantage to the firms. This is sometimes called as agile manufacturing. Next is time reduction. अब टाइम रिडक्शन भी बहुत जरूरी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसमें टाइम रिडक्शन होना भी जरूरी है। इसमें आप वही एग्जांपल ले सकते हो, सेम अगर मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, मेरा सिलेबस अगर 4 महीने में खत्म हो रहा है, वही दूसरी टीचर है, उसका सिलेबस अगर 2 महीने में खत्म हो रहा है, आप कौन सी वाली क्लास लेना प्रेफर करोगे, सेकेंड टीचर की ना। वही अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लूँ, ये तो थी ना सर्विस की एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लूँ। अब मार्केट में डिमांड चल रही है, हम एक डिमांड क्रिएट करते हैं, मार्केट में डिमांड चल रही है कि हमें ऐसा कैलकुलेटर चाहिए जिसके अंदर फोन भी फिट हो। ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर चाहिए मुझे जिसमें मेरे पास फोन भी हो, जैसे ये नॉर्मल कैलकुलेटर्स रहते हैं ना। मार्केट में अब डिमांड चल रही है कि इस कैलकुलेटर से मैं नंबर प्रेस करके ना किसी को फोन भी कर सकूं। ठीक है, तो अब जो कंपनी सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगी उसे बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसका तो प्रोडक्ट ऐसे बिक जाएगा। जो टाइम रिड्यूस नहीं कर पाई, जिसने टाइम लगा लिया इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो पीछे रह जाएगा। तो टाइम रिडक्शन भी बहुत जरूरी है। रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम फॉर अ न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू अ फर्म ओवर अदर्स। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, उसमें आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे मैंने यही कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, अगर कल को मैं ऐसा कैलकुलेटर मार्केट में निकालूं जिस सॉरी जिससे आप किसी को फोन भी कर सकते हो, तो ये मैंने अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी यूज की, ऐसा मार्केट में अभी तक प्रोडक्ट नहीं है, मैंने लॉन्च किया है ऐसा प्रोडक्ट, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है। टेक्नोलॉजी यूज करने से जो आपकी है वो कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, टाइम रिड्यूस होता है, बहुत बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजी यूज करने का। नेक्स्ट वन इज वर्कर्स इन इन्वॉल्वमेंट। वर्कर्स, बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आप वर्कर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं बैठी हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल के कि मेरे को कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करने हैं, अब मैं तो फैक्ट्री में जाके कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर नहीं रही हूँ, मेरे वर्कर्स कर रहे हैं। अगर मेरे वर्कर्स नाराज हो गए ना, मेरी फैक्ट्री डूब जाएगी, मेरी कंपनी डूब जाएगी, कोई बनाएगा ही नहीं कैलकुलेटर, मैं बेचूंगी क्या। तो आपको ना वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट करवानी चाहिए। आजकल वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब मेरे वर्कर्स को पता है
कि ये कैलकुलेटर बनाने में क्या लगता है, कैसे लगता है। अब मैं न्यू प्लान निकाल रही हूँ, मैंने प्लान बनाया कि मैं ऐसा कैलकुलेटर बनाऊं जिससे मैं किसी को फोन कर सकूं। मैं ऐसे बना दूंगी और वर्कर्स को बोल दूंगी ऐसा बनाओ। अब उन्हें बताना ऐसा बन सकता है, नहीं बन सकता है, बनेगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या दिक्कतें आएंगी, सब कुछ। तो अगर मैं ऐसे बैठ के मीटिंग करूं जहाँ पे मैं अपने सारे वर्कर्स को बुलाऊं और उन्हें मैं बोलूं कि मैंने ये आइडिया निकाला है, अब आप बताओ कि ये आइडिया कितना रेलिवेंट है, इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है बाद में, क्या क्या इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मुझे ये आइडिया लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। तो पहली बात तो वर्कर्स को ना ऐसे इन्वॉल्व फील होगा, उसे लगेगा कि ये मेरे से अपनी बिजनेस को चलाने के लिए मेरे से सजेशन ले रही है, मतलब इसे मेरी सजेशन इंपॉर्टेंट लगती है, इसके लिए मैटर करती है मेरी सजेशन। तो वो जब काम करेगा ना, तो वो ऐसे किसी की ऑर्गेनाइजेशन समझ के नहीं काम करेगा, वो अपनी कंपनी समझ के उसमें काम करेगा, अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट कर देगा। वहीं अगर आप उसे वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं ना करोगे, तो वर्कर सिर्फ ऐसा समझेगा ये तो उसका बिजनेस है, मैं बस करके काम दूं, जैसा तैसा करके दूं। ठीक है, अगर वही वो इन्वॉल्व फील करेगा ना, तो वो अच्छी क्वालिटी आपको बना के देगा। ठीक है, तो वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट में क्या बोला है, रिसेंट ट्रेंड इज टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू लोअर लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना। अब पहले क्या होता था कि एक बार आपने बिजनेस शुरू कर दिया ना, नहीं भी चल रहा ना वो बिजनेस, चलाना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद जो लगेगा लगाओ, पर वो बिजनेस को चलाओ, जैसे तैसे चलाओ। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस डाला है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, आप उसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लेट्स से मैंने अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को नहीं पसंद आ रहा मेरा अकाउंट्स पढ़ाने का वे, मैंने बहुत ट्राई किया पर बच्चों को नहीं पसंद आ रहा है, उन्हें नहीं पसंद मेरा वे पढ़ाने का। देन मैंने देखा कि बच्चों को ना मेरे से ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैं अकाउंट्स एकदम बंद करके ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टार्टिंग से शुरू करूंगी। इसे कहते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करना, जो आपका ऑलरेडी बिल्डअप है उसे एकदम मिटा के आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। पहले क्या होता था, अगर मैं अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ नहीं चल रहा ना, रिस्क नहीं लेंगे हम चेंज करने का, अकाउंट्स ही पढ़ाते रहेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, एंड तक नहीं भी चला फिर भी जोर लगाते रहेंगे। आजकल क्या है, मॉडर्न रिसेंट ट्रेंड क्या है, री इंजीनियरिंग का। इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ क्लीन स्लेट अप्रोच और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इन द रीडिजाइनिंग बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा रहते थे पहले, है ना। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मेरी, तो मेरी ऐसे ना इतना ज्यादा धुआं निकलता था। एक तो सबसे पहले वो रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री रहती थी पहले, पूरे आसपास के लोगों को भी बहुत तकलीफ होती थी उससे। आजकल इन्वायरमेंटल लॉज बहुत ज्यादा बन गए हैं, लेबर लॉज बहुत ज्यादा बन गए हैं, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जो आसपास जो लोग हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री लगाने ही नहीं देते हैं, परमिशन ही नहीं मिलती है। तो हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज का भी ध्यान रखना है। देयर इज इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट, यूजिंग लेस टॉक्सिक केमिकल्स, यूजिंग लेस दोबारा दोबारा होगा ना, यूजिंग लेस टॉक्सिक केमिकल्स एंड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फॉर पैकेजिंग। अलग अलग एग्जांपल दिए यहाँ पे इन्होंने कि जैसे वेस्ट रिड्यूस होता है आजकल, मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। पहले क्या होता था, वेस्ट निकला, वेस्ट सारा नालियों में बहा दिया, बाहर फेंक दिया, जिससे फिर जो वाटर में जाता था वो वेस्ट, जो आपके जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स होते थे उन्हें तकलीफ होती थी, जमीन पे फेंक देते थे बाहर, पोल्यूशन बढ़ता था। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। आपका अगर कोई वेस्ट निकले ना, आप ट्राई करो उसे ज्यादा रिसाइकल करने की, ताकि आपको प्रॉफिट हो उससे। ठीक है, अगर मैं लेट्स से अगर मैं कैलकुलेटर ही मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मेरे पास इसमें से कुछ ऐसा सोचो, ये जो थी ना, ये मेरे से बनाते बनाते टूट गई, तो मैं इसे रिसाइकल करूंगी। इसे हाफ तोड़ के ना मैं छोटा कैलकुलेटर, सोचो यहाँ से बीच में से टूटी है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से बीच में से टूटी है, तो मैं क्या करूंगी, ये कैलकुलेटर को इतनी वेस्ट नहीं कर दूंगी पूरी स्क्रीन को, छोटे छोटे दो कैलकुलेटर बना दूंगी। छोटे छोटे कैलकुलेटर्स भी आते हैं ना, तो आजकल रिसाइकलिंग भी होती है। नेक्स्ट, लेस टॉक्सिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। अपना आपके पास दो कंसेप्ट रहते हैं, एक तो रहता है डाउन साइजिंग एंड एक रहता है आपके पास राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग एंड द नेक्स्ट वन इज राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग में क्या होता है कि आप ना अपने एम्प्लॉयज को निकालते हो फॉर रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, फॉर कटिंग ऑफ कॉस्ट। आपको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है, इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देते हो। राइट साइजिंग में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है, उसे ट्रैक पे लेके आने के लिए कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे, उसे सही करने के लिए आप एम्प्लॉयज को निकालते हो। निकालते लिख लेते हैं, कौन देख रहा है हमारी कॉपी? हमें तो समझ आए, हमें तो वो लिखना है, ठीक है। डाउन साइजिंग में क्या करते हो कि आप एम्प्लॉयज को अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए निकाल देते हो। अभी मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 बंदों की जरूरत है, एक जो क्लास रिपोर्ट करे, एक जो नोट्स देखे, थर्ड जो टेस्ट बनाए। 3 बंदों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे से 3 बंदों की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो मैं जबरदस्ती एक बंदा निकाल दूंगी जो एक बच्चे का क्लास रिपोर्ट करे और एक को बोल दूंगी तू ही नोट्स बना, तू ही टेस्ट ले। ये होती है डाउन साइजिंग। जब कोरोना टाइम आया था उस टाइम पे काफी कंपनीज ने किया था, अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था काफी कंपनीज ने, वो थी डाउन साइजिंग, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। दूसरी होती है राइट साइजिंग। मेरे को 3 बंदों की जरूरत है, मेरे पास इस टाइम पे 4 बंदे बैठे हैं, एक बंदा फ्री बैठा हुआ है, मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं है, फ्री फंड की सैलरी दे रही हूँ मैं उसे, तो मैं उसे निकाल दूंगी। ये होती है राइट साइजिंग। जितने बंदों की जरूरत है मैं उतनों को लेके आई हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पे कर रही थी वो मैंने रिड्यूस की है। डाउन साइजिंग में मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो जरूरी थी वो भी निकाली, ठीक है। ये दो कंसेप्ट रहते हैं। Downsizing concentrates on reducing workforce to save money on payroll and other HR expenses, while the goal of right sizing is to maintain the right number of human resources. This had become necessary due to competition. आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया तो मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ, मैं कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, तो कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी? या तो डाउन साइजिंग से या तो राइट साइजिंग से। Lowering the productivity, need for improved profit, for higher dividend payment to shareholders. समझ आया? And the last but not the least is supply chain management. Supply chain management क्या रहता है? पूरा जो आपका चेन चलता है ना सप्लाई का, उसे हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्टार्ट कहाँ से होता है? रॉ मटेरियल एक्वायर करने से। पहले आपके पास रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, फिनिश्ड गुड्स बनता है, फिर उसके बाद ये जाता है कस्टमर के पास। ये आपका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू फाइनल कस्टमर reduces the cost of transportation, warehousing, distribution throughout the supply chain. अब अगर आप अपनी सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी रिड्यूस होगी? देखो, अगर मैं अपनी सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज नहीं करती, पहले मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा, मैंने कुछ भी रॉ मटेरियल मंगवा लिया, ठीक है, अब मुझे वो रॉ मटेरियल पहले स्टोर करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं सोच समझ के डिसीजन लेके रॉ मटेरियल मंगवाऊं कि मुझे इतनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ना मंगवाऊं, तो मेरी वेयर हाउस की कॉस्ट रिड्यूस होगी। देन वो मटेरियल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, फिर पहली बात तो ये जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो, सेकंड जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है वो भी रिड्यूस होगी, है ना। अगर मैं एक बार में बल्क में मंगवा रही तो मेरी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वहीं अगर मैं हर बार थोड़ा थोड़ा मंगवा रही मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे सोच समझ के सही क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी, जिसके लिए हम अपना ईओक्यू चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की मुझे कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। उस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे निकालनी कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ग्रुप 1 में तो वहां पे पढ़ के आए होंगे ईओक्यू, ठीक है। तो अगर मैं सप्लाई चेन की बात कर रही थी, सबसे पहले आपको सामान आएगा, अगर आपने सही से उसे मैनेज नहीं किया अपनी सप्लाई चेन को तो आपको वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपको कस्टमर्स को सामान भेजना है,
कैसे सामान भेजना है वो भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वही बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ना बढ़े, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट ना बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि सप्लाई चेन में सब इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेके कस्टमर को देने तक। तो आजकल सप्लाई चेन को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। ये थे हमारे रीसेंट ट्रेंड इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आजकल क्या चल रहा है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट खत्म होता है। ठीक है, नॉर्मल सा चैप्टर था, 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, बट जरूरी था हमारे लिए क्योंकि इसने हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की फाउंडेशन बना दी, नींव बना दी। अब इसके ऊपर हम इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे ना, वो गिरेगी भी नहीं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है क्योंकि हमारी अच्छे से समझा है हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, क्या स्कोप है उसका, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया ऑपरेशन मैनेजमेंट का। एंड इसमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर कल को उठ के आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड ये आता भी है, इंपॉर्टेंट, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक तो इंस्टीट्यूट का ये, क्योंकि लेंथी है ना, इसमें पॉइंट्स देखो बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स, तो ये लेंथी बन जाता है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है हर एक दो अटेम्प्ट में, जाके देख लेना, ये पूछेगा आपसे रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आप लिख सकते हो ना, आपको जस्ट पॉइंट पॉइंट लर्न करने हैं। ग्लोबल मार्केट प्लेस आप लिख सकते हो इसमें कि हाँ आजकल जो हमारा बिजनेस है वो ग्लोबली फैल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है लोगों को। अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें ऐसे प्रोडक्शन करनी है कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना बना सके कि हाँ हमारा प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल की एग्जांपल आप इसमें लिखते हो। ठीक है, देन आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग बता दिए, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपको ये ना अंदर का याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपने समझ लिया ना, आपको जस्ट हेडिंग हेडिंग याद करनी है, आप अपनी लैंग्वेज में से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है अपना फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसी के साथ अब हम अपना कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जो नई चैप्टर है ना वो देखना, जो मैंने आपको स्कोप समझाया है वही आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट के आगे चैप्टर है। जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था ना, जैसे पहले मैंने क्या बोला, प्लानिंग आता है सबसे पहला प्रोसेस, तो प्लानिंग ही आपका नेक्स्ट चैप्टर है। हम ऐसे लिंक बना के पढ़ेंगे ना कि आपको आपके चैप्टर्स का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। कल हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग, सेकंड मॉड्यूल अपना ऑपरेशनल प्लानिंग। अगेन थ्योरी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, थ्योरी छोड़नी नहीं है बेटा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कल को आपको वो कंपनी वाले क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं देंगे, आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।